नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। पूरे रईस बन गए हैं और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनखा? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया है। इसका कोई जवाब है आपके पास? आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर कि यहाँ अपनी सूरत दिखाई। दो भले आदमियों में लड़ाई कराकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफ़ा दोनों की जान जोखिम है, समझ लीजिए। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया और फिर न उठाया। धीरे से चले गए। जब कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर निकल जाए तब जब वह चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर आज बच्चा को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल ने विवाह की बातचीत शुरू की। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़े, जान बच गई। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में तो और भी खूबी नज़र नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं इस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कि कहीं पता न लगे। 10-5 दिन में ये सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उसके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार न लेने दिया। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपर वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन ये 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और ये नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? पंचायतों से मामले न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई। राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता नहीं था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का। और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला नहीं भरा था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजवान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अयास थे, शराबी थे। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण, गांव की नीच जात की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामत ने उसे और भी खुशामत पसंद बना दिया था।
मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार, स्वाधीनता, नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में एक मिस सुल्तान थी, जो विलायत से वार एट लॉ होकर आई थी और यहाँ पर्दा नशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में रहना न चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को ज़रूरत न थी। मैके में बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुख में कालिक लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलनी का आरोप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरसक चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया, मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर ये अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठी में रहती थी और समिष्टवादी आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लेती, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन मैं क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। सोहदे जमाते वैश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चांडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच सौदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वैश्या अभी तक कोने में दबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तानकर जमाना ही चाहती थी कि वैश्या उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आप मेरी जान बख्श दे, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहाँ ना आना। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वैश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं तुम भी बताओ। वैश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। बहू आकर अपनी कार में बैठी। वह आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते और वह भी अपनी रक्षा के लिए दो पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वंस होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उसका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई। वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी। राय साहब को अपना राशि ठाट निभाने के लिए वही आसामियों पर इजाफा और बेदखली नजराना करना लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वे प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह भी थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे मोह को छोड़ना चाहते थे, मगर मोह उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता था। जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले पड़ी रहती। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके। अपने और भाइयों को देखते थे तो उनमें भी ज़्यादा मगरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे।
जिनके भोग विलास में ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में न थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह तालुकेदारी की शोभा और रोग दाब का नाम लेकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे। यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। ये काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अयासी की, और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घाव की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वे प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक दरिद्र का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अयासी में उड़ाया। ये कोई नया आविष्कार नहीं है। संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, स्वीकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आ जाती। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, तब एक ग्रामीण वाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया। इन नसों की सेवा में नियम है, व्यवस्था है। इन नर्सों की सेवा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ, जो इस बाला की अभ्यासहीन अलहड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उनके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद न आई भी तो केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर नम्र शांत सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उसके संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर शांत हो गया, रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थीं। मिर्जा साहब बसंत की शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में 2 वीरांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्जा ने बड़े तपाक के से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियाँ मुस्कराईं। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत किया। मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा, बढ़े चल पट्टे, बढ़े चल। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है, और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में नहीं, और यदि वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया, और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार भोग लालसा की औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों स्त्रियों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने लक्ष्य पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूखी रोटियों से नहीं जाती।
उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदली न जाए, इस तरह की मंडली में कोई फ़ायदा ना होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ कि वह महज रोजी का सवाल है। हाँ, ये सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह कार बंगले खिदमतदारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है, मगर औरतों के सामने भी ये वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है, तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे, वेश्याएँ भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उसमें से कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और ये भी मान लें कि वेश्याएँ आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहंदा की हठधर्मी पर दुख हुआ। न पढ़ा लिखा विचारमान आदमी इस तरह की बातें करे। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदली जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या ये अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहें दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को कोई गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं, मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी न खराब करें, ये मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने बिरजा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएँ नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के समान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर ये हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर ये भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। असमत सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत नहीं करते थकते। न कहिएगा मेहता का तेज फिर भी हिमायत करते नहीं थकते, न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उसकी दौलत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की जितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा ना हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले ना समाइएगा। इस वक्त उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे ऊर्जा नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजीब है, तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी। उस ऊंचाई तक क्या मैं पहुंचूंगा?
आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। ये कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, आप अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा ज़रूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते हुए देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी, और जब वह विकल होकर उनके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे, उनका आना जाना बंद हो गया। घर पर भी मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती थी। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे, वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी कुशल न थे। सब मिलकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक थैले की भी नहीं थी। रोटी दाल खाने के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क था। तरह तरह के पौधे, वनस्पतियाँ विदेशों से महंगे दामों मंगाना, उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। इसे दिमागी अयासी कहे, मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी कुछ विरक्त से हो गए थे। घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया। खाते 2 फुलके खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर इन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था, इसकी उन्हें याद ही न थी। महाराज से पूछें भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब तीनों निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इसकी ये हालत देखी, तो उसे रहा न गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? ये अचकन पहने तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि ये प्रश्न उसने इसी सहज भाव से किया, जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। तुम 1000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता। मुझे ऐसा कोई शौक़ भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, आपकी बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आएँ तो आदमी बनकर आएँ, ये तो बड़ी कड़ी शर्त है। कहीं सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई के काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर वे पैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाएं तो कौन मुँह लेकर? दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब कुछ तकाजे करने पर रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसाहत वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई। कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफ़ा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी तो कुर्की है? किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इत्तला दे दूँ, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हरज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूँगा।
जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर से कहा, अब यहाँ तक नौबत आ गई। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे? बोझ लगता है। और ये पौधे कैसे लिख डालते हो? उसमें तो कोई विशेष कुछ करना नहीं पड़ता। कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? फिर से कर्ज ले लूँगा। तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर ये भार ले लो तो क्या कहना मूसलों के ढोल बजाऊं। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।